जुगलपुर गांव में संतोष अपने पिता के साथ रहता था। संतोष अपने सेठ जोगिंदर के खेतों में काम करता था और फिर घर आकर अपने पिताजी का ख्याल रखता था। एक दिन अरे ओ संतोष। जी मुंशी जी। अरे इधर आ, देख सेठ जी तुझसे मिलने आए हैं। जी मुंशी जी, अभी आया। सेठ जी आप यहाँ? कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। अरे कोई नहीं संतोष, मैं तो यहाँ से जा रहा था, तुझे देखा तो सोचा कि तुझसे मिलता चलो। और बता तेरे क्या हाल है? बस सेठ जी सही चल रही है। मैंने सुना है कि तू आजकल बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। हाँ सेठ जी, अब अगर मेहनत नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? आपको तो पता ही है कि घर में बीमार पिताजी को देखना होता है। देख संतोष, मैं तो ये कह रहा था कि तूने इस बार के खेती के पैसे नहीं दिए। देख भाई, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं अगले महीने से खेत उस लाखन को दे दूंगा। क्या वही लाखन जो बस दिन भर खाता रहता है? वो यहाँ इस खेत में बैठकर धान को खाएगा क्या? अरे सेठ जी, आप लाखन को बता देना, खेती बैठकर खाने से नहीं होती है, बल्कि खेतों में मेहनत करने से होती है। देख भाई संतोष, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन देख मुझे भी तो इन खेतों का किराया चाहिए। अब अगर तू मुझे खेतों का किराया नहीं देगा तो मुझे खेत किसी और को देने ही होंगे। तू किराया दे और फिर देख मैं अगर तुझसे एक खेत ले लूं तो। सेठ जी आप परेशान मत होइए, मैं कल सुबह ही खेतों पर आने से पहले ही आपको पैसे दे दूंगा। चल ठीक है, चलता हूँ मैं अब। और हाँ, मुझे तुझसे एक बात करनी है। जब तू कल घर आएगा तो तुझे बताऊंगा वो बात। ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर सेठ और मुंशी वहाँ से चले जाते हैं। ये आखिर सेठ को मुझसे क्या काम? चलो अब तो कल सुबह सेठ के घर जाकर ही पता चलेगा। सेठ जी, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको संतोष से क्या काम पड़ गया। अरे मुंशी, तुम्हें याद है कि मेरे खेत और हैं। सेठ जी, जितना मुझे याद है कि आपके जितने भी खेत हैं वो सब आपने इन किसानों को दिए हुए हैं। अच्छा याद आया, आप कहीं उस खेत के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ मुंशी, वही खेत। लेकिन सेठ जी, आपको तो पता है कि उस खेत में काम करने के लिए तो कोई भी किसान राजी नहीं होता है। हाँ तभी तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर उससे भी कुछ पैसा आ जाए तो सही है। लेकिन सेठ जी, आपको पता है ना कि वो खेत के पास जो श्रापित हवेली है उसमें से कैसी आवाजें आती हैं, इसीलिए कोई भी गांव का व्यक्ति उस खेत में काम करने को राजी नहीं होता है। हाँ मुंशी, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि उस खेत को मैं संतोष को दे दूं। चाहे वो मुझे उस खेत के कम पैसे दे, लेकिन अगर उस खेत में कोई काम कर सकता है तो वो है भोला संतोष। लेकिन सेठ जी, आपको लगता है कि वो संतोष उस खेत में काम करने को राजी हो जाएगा? अरे लगता नहीं, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि संतोष उस खेत में काम करने से कभी मना नहीं करेगा। सेठ जिस खेत की बात कर रहा है वो खेत गांव के थोड़ी दूर एक हवेली के पास है। वो हवेली जिसमें बहुत डरावनी आवाजें आती हैं और अगर एक बार कोई भी उस हवेली या उसके आसपास भी जाता है तो कभी वहाँ से वापस नहीं आता। इसलिए गांव का कोई भी इंसान उस हवेली के पास जो सेठ का खेत है उसमें काम नहीं करता था। अरे आ गया बेटा तू, आज तूने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तेरी राह देख रहा था। हाँ पिताजी, मैं आ तो रहा ही था, लेकिन वो आज खेतों पर सेठ जी आ गए थे तो बस उनसे ही बात करने में समय लग गया। क्या सेठ जी? वो तुझसे क्यों मिलने आए थे? जरूर सेठ को तुझसे कोई काम होगा। लेकिन पिताजी, आपको कैसे पता कि सेठ जी मेरे पास काम से आए थे? अरे बेटा, मैं जोगिंदर सेठ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बिना काम के तो किसी से बात तक नहीं करता। हाँ पिताजी, वो सेठ जी मुझसे खेत के पैसे मांगने आए थे। लेकिन बेटा, तेरे पास जो सेठ को खेत के पैसे देने थे वो तो मेरी दवाइयों में चले गए, फिर अब तू सेठ को कहाँ से पैसे देगा? अरे पिताजी, मैंने कुछ पैसे पहले से जोड़े हुए थे तो मैं सेठ को कल सुबह वही पैसे दे आऊंगा। अगले ही दिन संतोष खेत पर जाने से पहले सेठ को पैसे देने उसके घर जाता है। अरे संतोष, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, आ जाते पैसे आराम से। ये बात सुनकर मुंशी अपने आप से बोलता है, वैसे तो कल तो इसके पीछे पड़ा हुआ था पैसे लेने के लिए, और जब ये बेचारा पैसे ले आया तो बोल रहा है कि क्या जल्दी थी पैसे लाने की।
अरे मुंशी क्या हुआ भाई, तू कहाँ खो गया? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि सेठ जी कितने अच्छे हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अरे संतोष, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी मुझसे ऐसे क्या काम है आपको? अब करेगा ये सेठ पकड़ा हलाल। अरे मुंशी कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा संतोष, मैं तुझसे कह रहा था कि तू अब इतनी मेहनत कर ही रहा है तो अपने घर की परेशानियों को ठीक करने के लिए तू अब थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर ले। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बेटा, तुझे फंसाने का जाल फेंक रहा है ये शातिर इंसान। अरे मुंशी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ कहना चाहता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। तो फिर खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? सेठ की बात सुनकर मुंशी चुप हो जाता है। अरे संतोष, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक और खेत में काम करना शुरू कर दे। लेकिन सेठ जी, मुझे जितना पता है उस हिसाब से आपके सारे खेत पर तो मुझ जैसे किसान काम करते हैं। फिर आपका ऐसा कौन सा खेत है जिसमें आप मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं? अरे संतोष, मैं चाहता हूँ जो हवेली के पास जो खेत है मेरा, उसमें भी तू काम करना शुरू कर दे। देख, उस खेत में बहुत अच्छी खेती होती है, तू हर मौसम में उस खेत में काम कर सकता है। सेठ से हवेली की बात सुनकर संतोष घबरा जाता है। लेकिन सेठ जी, आपको तो पता ही है कि उस हवेली के पास जाने खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझे उस खेत में काम करने को बोल रहे हैं। अरे संतोष, मैं नहीं जानता था कि तू भी अंधविश्वास को मानता है। मुझे तो लगा कि तू समझदार इंसान है, लेकिन तू भी इन गांव वालों की तरह एकदम बुद्धू निकला। सेठ जी, वो बात नहीं है। मैंने इस गांव के सभी लोगों से सुना है कि वो हवेली श्रापित है और उसमें या उसके पास जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। अरे नहीं बे, अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुझे ऐसा करने को बोलता? हाँ, सेठ की बात सुनकर संतोष उस खेत में काम करने को तैयार हो जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं उस खेत में काम करने को तैयार हूँ, लेकिन सेठ जी मेरी भी एक शर्त है। हाँ बता, तेरी क्या शर्त है? सेठ जी, मैं उस खेत में खेती करने चला जाऊंगा, लेकिन अगर कभी मुझे उस हवेली की वजह से कुछ भी हुआ तो आपको जिंदगी भर मेरे पिताजी का ध्यान रखना होगा। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं उस खेत में काम करने को तैयार हूँ। हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन संतोष तू परेशान मत हो, उस हवेली में ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर मुंशी अपने आप से बोलता है, इस शातिर इंसान ने आखिर इस बेचारे को अपनी बातों में फंसा ही लिया। न जाने अब इसके और इसके पिता के साथ क्या होगा। ठीक है सेठ जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे खेतों पर जाने में देरी हो रही है। ठीक है संतोष, मैं अब तेरा अगले महीने वेट करूंगा। संतोष के हवेली के पास वाले खेतों में काम करने के हाँ करते ही ये बात गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी एक दिन अरे संतोष, मैंने सुना है कि तू अब वो हवेली के पास वाले खेत में काम करेगा। हाँ लाखन भाई, सेठ ने कहा है कि मुझे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे उस खेत में खेती करनी होगी। अरे संतोष भाई, मैंने सुना है कि उस हवेली में हवेली के राजा की आत्मा भटक रही है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो सुनने में ही डर लग रहा है। फिर तुम हवेली के पास वाले खेत में काम कैसे करोगे? अरे मीरा भाभी, वो तो बस अफवाह है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर कभी ऐसा लगा कि वहाँ कोई है तो मैं फिर लाखन भाई को बुला लूंगा। अरे ना ना, मैं ना भेजू अपने सुहाग को। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो विधवा हो जाऊंगी, फिर ये सब मेकअप कैसे करूंगी? अरे वैसे मैंने सुना है कि उस हवेली में बहुत रहस्यमय चीजें हैं, वहाँ तो फिर सोने जवाहरात भी होंगे। अरे जी, मैंने भी सुना है उस हवेली में वहाँ की रानी के बहुत सारे सोने के जवाहरात हैं। लेकिन अगर कोई भी उस हवेली में गया तो उस राजा की भटकती आत्मा उस इंसान को छोड़ती नहीं है। अरे संतोष, वैसे अगर वो हवेली इतनी मायावी है तो फिर उस हवेली में बहुत सारे खाने के पकवान भी होंगे। हाँ लाखन भाई, हो सकता है कि उसमें अलग अलग तरह की मिठाई और पकवान हो। अरे भाई सच में अगर ऐसा है तो मैं जरूर उस हवेली में जाना चाहूँगा। लाखन की बात सुनकर मीरा बोलती है, अरे नहीं नहीं, आप ये जुल्म मत कीजिए मुझ पर। आप मुझे इतनी सी उम्र में विधवा मत बनाइए। अगर मैं विधवा हो गई तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। बिना मेकअप के तो मैं 1 मिनट भी ना रह सकूं। अरे मीरा भाभी, तुम तो मेकअप करने के बाद भी अच्छी नहीं लगती हो। अरे संतोष भैया, तुमने कुछ कहा? जी नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि आपके सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ? चलिए जी, आप भी न जाने सुबह सुबह अपने समय की खोटी करते रहते हो। संतोष से ये बात सुनकर मीरा चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। ये मीरा भाभी भी ना, अगर इनका बस चले तो ये तो मेकअप की नदी में ही कूद जाए।
लाखन अपने घर में सो रहा होता है कि तभी सोते सोते उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। अरे अब तो भूख लग रही है, क्या करूं? मीरा को जगाऊं क्या? अरे कहीं ये मुझ पर चिल्लाए ना। चलो एक बार जगा कर देख लेता हूँ। अगर खाना बना देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भूखा ही सो जाऊंगा। अरे मीरा सुनो ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जरा मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या है जी, दिन भर तो खाते रहते हो और अब रात को तो चैन से सोने दो। अरे मीरा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ी देर ही लगेगी, तुम मेरे लिए खाना बना दो। देखो मैं सुबह तुम्हारे लिए शहर से मेकअप का सामान लेकर आऊंगा। रहने दो जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आप मुझे सोने दो। 3 साल से तो अभी तक लाए नहीं हो, अब क्या लाओगे? और हाँ, दोबारा मुझे जगा मत देना, अब सो रही हूँ मैं। अगर दोबारा जगाए तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर मीरा सो जाती है। अरे क्या करूं, ये भूख तो मुझसे अब सही ही नहीं जा रही है। एक काम करता हूँ, संतोष के घर जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर लाखन अपने घर से निकलकर संतोष के घर के पास जाता है। और उसके घर में खिड़की से झांक कर देखता है। अरे यार संतोष भी सो रहा है, अब इसे क्या जगाऊं? अभी मेरी बीवी तो जगी नहीं, भला ये संतोष क्या जागेगा? चलो थोड़ा सा यहीं गांव में टहल लेता हूँ। लाखन वहीं संतोष के घर के बाहर टहल रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो श्रापित हवेली में उसे कुछ खाने को मिल सकता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो जो हवेली है, शायद मुझे उसमें कुछ खाने को मिल जाए। वैसे वो हवेली मायावी है, तो मुझे तो लगता है कि उस हवेली में मिठाइयाँ और बहुत सारे पकवान होंगे। ऐसा कहकर लाखन उस श्रापित हवेली में जा रहा होता है कि तभी उसके पैर से संतोष के घर के बाहर रखा मटका गिर जाता है, जिससे संतोष की आंख खुल जाती है। अरे ये आवाज कैसी आई? बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई चोर तो नहीं है। संतोष उठकर बाहर आ रहा होता है कि वो देखता है कि लाखन कहीं जा रहा है। अरे ये तो मुझे लाखन भैया लग रहे हैं, लेकिन ये इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? संतोष लाखन को आवाज लगाता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन लाखन संतोष की बात नहीं सुनता और चलता हुआ हवेली के पास पहुंच जाता है। अरे ये रही वो हवेली। वैसे इस हवेली को देखकर मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन ये पेट में चूहे भी तो कूद रहे हैं, क्या पता मुझे अंदर अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर लाखन उस हवेली के अंदर चला जाता है। संतोष लाखन को हवेली के अंदर जाते हुए देख लेता है। अरे ये लाखन भैया इस हवेली के अंदर क्यों चले गए? अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं? संतोष थोड़ी देर उसी हवेली के पास खड़े होकर लाखन का इंतजार कर रहा होता है। अरे ये लाखन भैया तो अभी तक बाहर नहीं आए, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, गांव के सभी लोगों को बुला लेता हूं। संतोष जल्दी जल्दी गांव के अंदर जाता है और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हाय हाय, ये उस श्रापित हवेली में क्यों चले गए? इनको मैंने कितना मना किया था, न जाने ये इंसान मुझे क्यों विधवा बनाने में लगा हुआ है। हाय अब मैं क्या करूं? अरे संतोष भैया कुछ कीजिए ना, देखिए ना, इनको इस श्रापित हवेली से बाहर लाइए ना। लेकिन मेरा भाभी, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लाखन भैया उस हवेली के अंदर क्यों गए? अरे मुझे पक्का पता है, ये इंसान खाने के लालच की वजह से अंदर गया होगा। आज इसकी वजह से मैं जरूर विधवा हो जाऊंगी। संतोष जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, देखता है कि उस हवेली में हर जगह बड़े बड़े सांप होते हैं और लाखन को एक सांप ने अपनी पूंछ में पकड़ा होता है। लाखन की ऐसी हालत देखकर संतोष डर जाता है। अरे ये इतने सारे सांप, और ये इन्होंने लाखन भैया का क्या हाल किया हुआ है? संतोष को देखकर लाखन संतोष से बोलता है। अरे ओ संतोष, संतोष यहाँ देख। अरे लाखन भैया, ये आपको क्या हुआ? और सांप ने आपको ऐसे पकड़ा क्यों हुआ है? संतोष मैं तो यहाँ पर बस पकवान खाने आया था, और देखिए इन सांपों ने मुझे यहाँ पकड़ लिया है। संतोष मुझे बचा, मेरे भाई बचा मुझे। आप रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। संतोष जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी एक सांप में से शक्ति निकलती है और वो सांप आधा इंसान का रूप ले लेता है। अरे
अरे बेटा, तुम यहाँ कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इसको छुड़ा नहीं सकते हो। ये अब मेरा बंदी है। लेकिन नाग देवता जी, आपने लाखन भैया को यहाँ ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? ये जो इंसान है, ये यहाँ खाने के लालच में अंदर आया था, और जो कोई भी इंसान किसी भी लालच की वजह से मेरी इस हवेली में आएगा तो वो मेरे इन भूखे सांपों का भोजन बनेगा। लेकिन नाग देवता जी, ये तो बस खाने के लिए ही अंदर आए थे, तो आप इनको ऐसे बंदी नहीं बना सकते हो। तो मुझे जवाब देगा? तुझे नहीं पता, मेरे एक इशारे पर मेरे ये सांप तुझे 1 सेकंड में कच्चा चबा जाएंगे। नाग देवता की बात सुनकर संतोष डर जाता है। अरे मैं अब क्या करूं? मुझे कैसे भी करके लाखन भैया को यहाँ से सही सलामत बाहर ले जाना होगा। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लग गया तू? नाग देवता जी, आप चाहे तो मुझे पकड़ लीजिए, लेकिन ये लाखन भैया को छोड़ दीजिए। बाहर इनकी बीवी इनका इंतजार कर रही है। अच्छा, इसकी बीवी इसका इंतजार कर रही है। तू चाहता है कि मैं इसे छोड़कर तुझे पकड़ लूं? क्यों, तेरे घर में तेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है क्या? नाग देवता जी, मेरे घर में मेरे बीमार पिताजी हैं, लेकिन मेरे बाद भी उनकी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि मैंने सेठ जी को बोला हुआ है कि अगर इस हवेली की वजह से मुझे कुछ भी हुआ तो वो मेरे पिताजी का ध्यान रखेंगे। संतोष की बात सुनकर नाग देवता भावुक हो जाते हैं और संतोष से बोलते हैं, बेटा, आज मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहा है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तुझे इस खजाने में से जो भी चाहिए तू वो यहाँ से ले जा सकता है। नाग देवता जी, मुझे एक खजाना नहीं चाहिए, आप बस लाखन भैया को मेरे साथ बाहर जाने दीजिए। मुझे तेरी ईमानदारी और नेक दिली बहुत पसंद आई। संतोष की बात सुनकर नाग देवता लाखन को नीचे उतारने का इशारा करते हैं कि तभी वो सांप लाखन को नीचे उतार देता है। अरे अरे संतोष, चल चल जल्दी यहाँ से भाग चल, कहीं ये सांप हमें फिर से पकड़ ना ले। चल चल भाग चल यहाँ से। संतोष, मैं तुझसे बहुत खुश हुआ, तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? नाग देवता की बात सुनकर लाखन संतोष से बोलता है, अरे संतोष, सोच क्या रहा है? तू जल्दी से इनसे बहुत सारी खाने की चीजें और ये खजाने को मांग ले। नहीं लाखन भैया, मुझे ये सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। नाग देवता जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस श्रापित हवेली को श्राप से मुक्त कर दो और ये सारा खजाना आप गांव के गरीब लोगों को दान दे दो। संतोष की बात सुनकर नाग देवता खुश हो जाते हैं और आंख बंद करके उस श्रापित हवेली को श्राप से मुक्त कर देते हैं और सारे सांप वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे वो पूरी हवेली नई जैसी हो जाती है। संतोष बेटा, मुझे तुझ जैसे इंसान की ही तलाश थी जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के दुख तकलीफ को दूर करे। हम सब अब इस हवेली से जा रहे हैं और अब ये हवेली हमारे श्राप से मुक्त है। तुम ये सारा खजाना गांव के गरीब लोगों को ले जाकर बांट दो। मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरी बात का मान रखोगे। नाग देवता के ऐसा कहते ही नाग देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं और संतोष और लाखन खजाने को उस हवेली से बाहर ले आते हैं। अरे संतोष, ये इतना सारा खजाना और ये हवेली एकदम नई जैसी कैसी हो गई? संतोष सभी गांव वालों को हवेली के अंदर घटित सारी घटना बता देता है कि तभी ये बात सुनकर सेठ संतोष से बोलता है, अरे संतोष, आज तेरी ईमानदारी की वजह से हम गांव वाले इस श्रापित हवेली से मुक्त हो गए। मैं सुबह ही ये सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बंटवा दूंगा। कि तभी मीरा लाखन से बोलती है, अरे जी, आप बच गए। आपको अंदर जाने के लिए किसने कहा था? मुझे तो लगा कि कहीं आप इस श्रापित हवेली से कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अरे मेरी मीरा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी विधवा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए बचकर बाहर आ गया। नहीं तो तुम फिर से ये मेकअप कैसे करती? और तुमको बिना मेकअप के देखकर तो इस गांव के सभी लोगों को श्राप मिल जाता। लाखन और मीरा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं।